जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 2। और ये डील करता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो उसका एनालिसिस लाजमी करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास इनकम स्टेटमेंट आती है, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट आती है, आपके पास बैलेंस शीट आती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू आपको उनकी डिफरेंट जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बताती हैं। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपका प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, प्रॉफिट्स कितने हैं या एक्सपेंसेस कितने हैं, ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं या लॉस है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ड्यूरिंग दैट पीरियड, और ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की परफॉर्मेंस क्या है। बैलेंस शीट आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के ऊपर, यानी कि एक किसी खास डेट के ऊपर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। सुबह को आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज थे, तो शाम को हो सकता है कि 10,000 हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 500 रह जाए। तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको हम बैलेंस शीट में जाहिर करते हैं। ये आम तौर पे जब आपकी स्टेटमेंट्स क्लोज होती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, बाई एनुअली हो सकती हैं, या एनुअल तो लाजमी होती हैं, यानी कि अगर आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को आपकी बैलेंस शीट लाजमी बनती है। ये आपके एसेट्स लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी को जाहिर करती है कि आपके एसेट्स लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी कितने कितनी है। और ये आपको हेल्प करती है कि आप असेस कर सकें कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि बिजनेस के अपने पास कितना पैसा मौजूद है, बिजनेस अपने डेट पे करने के लिए उसके पास कितना पैसा अवेलेबल है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन हमारे पास दो चीजें हैं, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। और इसमें बेसिकली तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा कहाँ पे जाएगा। ये दोनों बातें वही हैं जो हमने यूनिट 1 में डिस्कस की थी कि बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं। एक साइड बताती है पैसा कहाँ से आ रहा है, दूसरी साइड बताती है पैसा कहाँ पे जा रहा है। और तीसरी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, के बिजनेस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो रॉ मटेरियल को खरीदना, लेबर को पेमेंट करना, बिजली के बिल पे करना, रेंट पे करना, और उसके बाद आप उस चीज़ को बेच रहे हैं तो वहां से कैश आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर फॉल करती हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक हमारे पास है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट रेशियोज होती हैं जिसमें हम कंपनी की परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं। जैसे कि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो सकती हैं कि आपकी नेट इनकम आपकी सेल्स का कितने परसेंट है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, इसमें नेट इनकम की जगह क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेसिकली सेल्स के हवाले से आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या नेट इनकम की परसेंटेज फाइंड होगी, उसको रेशो कर के बना लेते हैं। रेशो एनालिसिस करने का फायदा ये होता है कि अगर आपने दो स्टूडेंट्स हैं जिन जिन लोगों ने मैट्रिक किया था, एक ने टोटल मार्क्स 850 में से मार्क्स लिए थे और एक ने 1050 में से मार्क्स लिए थे, तो क्या इन दोनों के मार्क्स की जो मेजरमेंट है वो एब्सोलूट वैल्यू पे हो सकती है? हरगिज नहीं। दोनों स्टूडेंट्स ने 600 नंबर लिया है, एक ने 850 में से, एक ने 1050 में से। तो क्या ये 600 नंबर दोनों के बराबर होंगे? हरगिज नहीं। आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसकी बेस को सेम कर देते हैं 100 पर। जब आप उसकी बेस को सेम करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि
इस स्टूडेंट ने 100 में से कितने नंबर लिए और इसने 100 में से कितने नंबर लिए। तो जब आप किसी बिजनेस की रेशियो एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसका कंपैरिजन उसके खुद के साथ, उसके दूसरे कंपेटिटर के साथ, दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, रेशो जिसकी बेस 100 होती है। लिक्विडिटी रेशो है कि आपके पास कितना पैसा मौजूद है। सॉल्वेंसी रेशो है आप कितना अपना डेट पे करने की हालत में है। और एफिशिएंसी रेशो मौजूद है कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हमारे पास वे जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी वर्टिकल और हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि जब आप अपनी कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि आप बनाते हैं सेल्स, ये बनी हुई है यहाँ पर, इसको मैं समझा देता हूँ। रेवेन्यू है, रेवेन्यू को आप बेस करते हैं 100% और उसके हिसाब से देखते हैं कि जो सीजीएस है वो कितने परसेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है, और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट है, ऑपरेटिंग इनकम कितने परसेंट और नेट इनकम कितने परसेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 9 लाख, 15 लाख सेल्स पे हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 9 लाख तकसीम 15 लाख, ये आंसर आता है 60%। अगर ये 60% है तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40% होना चाहिए। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 6 लाख तकसीम 15 लाख, 40%। तो ये आपका कितना आ गया, 40%। इसमें से फिर 3 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, 3 लाख तकसीम अगेन बेस हमारी क्या होगी, रेवेन्यू। बेस हमारी हमेशा रेवेन्यू रहेगी। तो इसको जब हमने तकसीम किया तो ये आता है 20% आंसर। 20% आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे 40% में से, तो ऑपरेटिंग इनकम भी हमारी कितनी होगी, 20%। नेट इनकम हमारी है 2 लाख तकसीम 15 लाख, तो ये आ जाएगी 13.33%। तो बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, अपने रेवेन्यूज या सेल्स को बेस बना लेते हो, वो 100% होता है। बाकी तमाम को आप परसेंटेज में देखते हो कि सेल्स की या रेवेन्यू की बेस पर ये तमाम फिगर्स कितने कितने परसेंट हैं, ताकि आप अपनी कंपनी का ही कंपैरिजन पिछले सालों के साथ और या अपनी कंपनी का कंपैरिजन दूसरे कंपैटिटर के साथ आसानी से कर सको। इसी तरह से बैलेंस शीट का कंपैरिजन होता है। बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स होते हैं उसको बेस बना लेते हो और बाकी तमाम चीज़ों को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो कि आपके जो बाकी आइटम्स हैं, बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, वो एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स कितने कितने परसेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दौलत है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में 50,000 का मोबाइल है, 30,000 कैश है और 20,000 की आपके पास लेट्स सपोज एक रिस्ट वॉच है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी टोटल दौलत का 20% रिस्ट वॉच में है, 30% आपके पास अदर वो है, वो कह लो, अभी मैंने एग्जांपल दी कैश है शायद, और 50% आपका मोबाइल फोन है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि किसी एक साल को बेस बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी चल रहा है 2025, 2024 एंड हुआ है, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये 5 साल का डाटा है। इस 5 साल के डाटा में हम क्या करते हैं कि 2020 को बेस बना लेते हैं और उसकी निस्बत देखते हैं 2021 में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 2022 में कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ, 2023 में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 2024 में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। जैसे कि सेल्स हैं, 2020 में कितनी सेल्स थी, 2021 में कितनी है, वो ज्यादा हो रही है कम हो रही है, कितनी कम या कितनी ज्यादा हो रही है, 2022 में कितनी कम या ज्यादा हो रही है परसेंटेज के हवाले से 2023 में और 2024 में। तो इस तरीके से आप साल ब साल आगे चलते जाते हैं और देखते जाते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जी आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई यहाँ तक? ओके, इसके बाद हमारे पास है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी रेशो है। लिक्विडिटी बेसिकली कहते हैं कि आपके पास जो आपका अपना सरमाया है वो कितना है, आपके पास जो कैश है वो कितना अवेलेबल है। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले हमारे पास करंट रेशो है। करंट रेशो का जो फार्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो विद इन 1 ईयर आपके यूज हो जाएं। करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर आपने पे करनी है। इनको हम शॉर्ट टर्म या करंट दोनों का नाम देते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में जो है डाटा दिया होगा। फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो दूसरा नाम है इसका, एसेट टेस्ट रेशो। इसमें क्या होता है कि आप अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को इग्नोर कर देते हैं, कि इन्वेंट्री फौरी तौर पर जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री अगर 10 लाख की है तो हो सकता है 8 लाख की में सेल हो। तो आप उसको कहते हैं कि अगर आपको क्विक रेशो चाहिए तो इन्वेंट्री क्विक कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसको इग्नोर कर दो। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, सेम फार्मूला है। कैश रेशो या इसको हम एब्सलूट लिक्विड रेशो भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। एब्सलूट लिक्विड हम कैश को ही कहते हैं कि कैश कितना अवेलेबल है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट जैसे आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, ये भी कैश इक्विवेलेंट है। गोल्ड, ये भी कैश इक्विवेलेंट है कि गोल्ड को आप सेल करके फौरी तौर पर उसकी वैल्यू हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये है आपका क्विक रेशो या कैश रेशो का फार्मूला। वर्किंग कैपिटल में आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसका फार्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एक्टिविटी रेशो, इससे पहले हमारे पास था लिक्विडिटी रेशो, कि आपके बिजनेस में कितना दमखम है, कितना पैसा मौजूद है, कितने एसेट्स करंट एसेट्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स या इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब आपकी है एक्टिविटी रेशो, कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब यह है कि जितनी भी इन्वेंट्री आपने खरीदी थी वो सारी की सारी आपने बेच दी, तो इसको कहते हैं एक दफा टर्नओवर होना। अगर आपने हफ्ते में 2 दफा अपनी कंप्लीट इन्वेंट्री बेच दी है तो इसका मतलब है हफ्ते में 2 दफा टर्नओवर कर रहे हो। आसान एग्जांपल इसकी मैं दूंगा कि एक रेडी वाला है जो सुबह सुबह अपनी रेडी के ऊपर लेट्स सपोज वो छलियां लेकर निकलता है। वो छलियां सुबह जितनी भी लेकर निकलता है शाम को वो सारी की सारी बेच के आता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि इसने एक दिन में अपनी पूरी इन्वेंट्री बेच दी है। उसका एक दिन में एक टर्नओवर हुआ है। और अगर साल में वो 300 दिन काम करता है तो साल में उसका टर्नओवर 300 दफा है। टर्नओवर रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके जिसे कहते हैं कि सेल की स्पीड ज्यादा है। अ, लेकिन टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपकी एवरेज इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक यूटिलिटी स्टोर पे जाए तो वहां पे एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट एक ह्यूज अमाउंट होगी, और रेडी वाले की अमाउंट उसके मुकाबले में बहुत ही छोटी सी अमाउंट होगी। तो वहां पर टर्नओवर जो है एक यूटिलिटी स्टोर का, वो हो सकता है 3 टाइम्स हो, 9 टाइम्स हो, 10 टाइम्स हो। लेकिन रेडी वाले का हो सकता है 50 टाइम्स हो। तो इसको आपस में यूं कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री
यूटिलिटी स्टोर की बहुत हाई है। हाँ, यूटिलिटी स्टोर की अपनी इन्वेंट्री का कंपैरिजन अपने ही पिछले सालों के साथ या किसी दूसरे कंपेटिटर के साथ किया जा सकता है, लेकिन इनका कंपैरिजन आपस में नहीं कर सकते क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला हमारे पास आता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी यानी कि साल के शुरू में ये हो सकती है 1 जनवरी को, और क्लोजिंग हो सकती है 31 दिसंबर को। अगर एक महीने का हिसाब कर रहे हो तो 1 जनवरी और 31 जनवरी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया जा सकता है एवरेज इन्वेंट्री हासिल करने के लिए। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये रेशो बताती है कि जिन लोगों से पैसा रिसीव करना है उनसे आपने पूरे साल में कितनी दफ़ा पैसा रिसीव किया। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपकी जो किस्तों पर चीज़ें बेचते हैं, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नईम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके लिए ये मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेचते ही उधार पे मोस्टली। तो इनकी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो ये इनके जो रिकवरी ऑफिसर हैं उनकी परफॉर्मेंस को जाहिर करता है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है 4 टाइम्स कि आपने अपने जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल है साल में 4 दफा उनसे आपने मुकम्मल पेमेंट रिकवर की है। इसी तरह से आपने जो पैसे पे करने हैं उसका टर्नओवर रेशियो क्या है, वो भी इसके अंदर है कि नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल। यहाँ पे उसका आंसर भी 4 टाइम्स आ रहा है कि लोगों ने आपसे 4 दफा पूरे साल में जो पेमेंट वसूल करनी है वो वसूल की है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो आपकी सेल्स को कैसे जनरेट कर रहे हैं। फार्मूला क्या है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एवरेज टोटल एसेट्स थे 1 मिलियन के, सेल्स की आपने 2 मिलियंस। इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उसके डबल आप सेल्स रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो। लेवरेज रेशो, लेवरेज कहते हैं जहां पर आपने डेट यूज किया हो, जहां पे आपने उधार यूज किया हो, वहां पे लीवरेज रेशो आती है। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो, कि टोटल जो शेयर होल्डर इक्विटी है, टोटल डेट्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ये बताता है कि शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में टोटल डेट्स की रेशो कितनी है। डेट रेशो, टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये बताता है टोटल एसेट्स में कितने पैसे उधार के हैं। मतलब आपके टोटल एसेट्स अगर हैं 2 मिलियंस के और 1.2 मिलियन आपका डेट है, इसका मतलब है 60% आपने लोगों से पैसा उधार ले रखा है। अपना खुद का पैसा कितना इस्तेमाल कर रहे हो फिर? 40%। इक्विटी रेशो, ये देखें वो चीज़ आ गई ना कि आपका खुद का पैसा कितना है, 40%। कवरेज रेशो, कवरेज रेशो बताती है कि आपने जो इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल उसको पे करने के लिए आपके पास कितनी इनकम मौजूद है। देखो स्टूडेंट, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको लोन देने से पहले देखता है कि आप उसके असल पैसे वापस करेंगे। उसके लिए वो क्या करता है, वो आपको कहता है कि अपना कोई कीमती चीज़ है जैसे गोल्ड है वो मेरे पास लिखवा दो, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास रखवा दो। अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी या तुम्हारा गोल्ड बेच के अपने पैसे पूरे कर लूंगा। एक चीज वो ये देखता है, यहाँ पर वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अपना मुतमईन हो गया। लेकिन
क्या आप उसको मंथली या एनुअली जो इंटरेस्ट बनता है वो पे कर सकते हो? उसके लिए देखता है कि आप कमाते कितना हो और आपका इंटरेस्ट कितना बनता है। अगर आप कमाते हो 5 लाख, इंटरेस्ट बनता है 1 लाख, वो कहता है कि यू आर अर्निंग 5 टाइम्स मोर देन योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। सॉरी, यू आर अर्निंग 5 टाइम्स ऑफ योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसमें से अगर एक हिस्सा आप इंटरेस्ट दे भी दो तो बाकी 4 हिस्से आपके पास फिर भी बचते हैं। तो इसका मतलब है कि आप हमारा मंथली या एनुअल इंटरेस्ट पे करने की हालत में मौजूद हो। तो ये दोनों चीजें देखते हुए फिर बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, इसमें ऑपरेटिंग इनकम में डेप्रिसिएशन चूंकि नॉन कैश आइटम होती है, नॉन कैश आइटम को ऐड किया जाता है कि ये एक्सपेंस हुआ है लेकिन कैश आपका आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए इसको आप ऐड बैक करते हैं। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, कि आप बैंक के सारे पैसे पे करने की हालत में हैं या नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 2 टाइम्स, कि आप जितना आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस और जितनी प्रिंसिपल पेमेंट करनी है उसके 2 टाइम्स आप अर्निंग कर रहे हो। फिक्स चार्ज कवरेज रेशो, ऑपरेटिंग इनकम प्लस फिक्स चार्जेस डिवाइडेड बाय फिक्स चार्जेस, जैसे कि रेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट है, तो उसको आप पे कर सकते हो कि नहीं, ये कैलकुलेशन करके देता है फिक्स चार्ज कवरेज रेशो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऊपर में मैं बयान कर चुका हूँ, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कि सेल्स या रेवेन्यू के हिसाब से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है। सेल अगर 1 बिलियन है, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, तो 50% आप सेल का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो और 25% आप सेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हो। क्या फार्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब देखो बेस दोनों में क्या है, रेवेन्यू, और नोमिनेटर में क्या है, रिस्पेक्टिव आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट है तो नेट इनकम आएगी। बेस क्या रहेगी, रेवेन्यू ही रहेगी। और इसका आंसर हमारे पास एग्जांपल में 25% है। रिटर्न ऑन एसेट्स, ये आपको बताता है कि जो आपने टोटल एसेट्स में पैसे लगा रखे हैं उसके ऊपर आप कितना कमा रहे हो। एक बंदा है जिसने 10 लाख के ऊपर 1 लाख कमाया है और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2 लाख के ऊपर 1 लाख कमाया है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। एक ने 10 लाख पे 1 लाख कमाया तो 10% रेट ऑफ रिटर्न है, और एक ने 2 लाख पे 1 लाख कमाया तो उसका 50% रेट ऑफ रिटर्न है। उसके टोटल एसेट्स 2 लाख थे, उसने 1 लाख कमाया तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो ये बेसिकली दो कंपनीज का या किसी एक कंपनी का विद इन 1 ईयर आपस में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है कि एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न है वो कैसा है। फिर इक्विटी के ऊपर रिटर्न कैसा है, रिटर्न हमेशा नेट इनकम होती है डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लें। ओके, इसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश फ्लो साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे पास डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, जिसका फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि एक कंपनी कितने दिन लेती है अपनी इन्वेंट्री को बेचने के लिए। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, फार्मूला क्या है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 365। 365 से इसलिए मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करता है इसको। और ऑपरेटिंग साइकिल का कैसे आएगा कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग और डेज
सेल्स आउटस्टैंडिंग। कैश फ्लो साइकिल, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, और इसका फार्मूला है एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। पेबल को माइनस करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल में से तो आपका कैश फ्लो साइकिल आ जाएगा, कि बेसिकली आपका जो कैश फ्लो है, जो आपका कन्वर्जन ऑफ कैश है फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू कस्टमर एंड कस्टमर इनटू कैश, वो बेसिकली कितने दिन ले रहा है आपका कैश मुकम्मल एक साइकिल पूरा करने के लिए। जैसे कि आप कैश लेके घर से निकलते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, मार्केट में जाते हो, उसको बेचते हो, उसको बेच के आपके पास कैश आता है, और वो आपका एक एक दिन में कैश फ्लो पूरा हो जाता है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर बिजनेस में देखें तो बिजनेस में उधार भी बेचना है, उधार बेचना तो पेएबल भी आएगा, और उसमें आपकी इन्वेंट्री साइज बड़ा होता है तो एक दिन में नहीं बिकता, उसको टाइम लगता है। तो उसके लिए फिर आपके पास फार्मूले मौजूद हैं, उन फार्मूलों की मदद से आप अपनी कैश फ्लो साइकिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस में आप एक टाइम सीरीज एनालिसिस करते हो, जिसमें ओवर द टाइम पीरियड आप देखते हो कि आपकी परफॉर्मेंस अप जा रही है डाउन जा रही है। आप फॉर एग्जांपल एक जो है वो ग्राफ बना सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ट्रेंड एनालिसिस की बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, जिस पर एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम होता है और यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस होती है वाई एक्सिस के ऊपर। इसमें आपके पास डाटा कलेक्शन होनी चाहिए और डाटा अरेंजमेंट होनी चाहिए, कि डाटा कलेक्शन आपके पास अकाउंटिंग से आएगी, अकाउंटिंग के जितने भी डाटा वहां से आप लेके उसको प्रॉपरली अरेंज करके उसको आप एक्सेल के ऊपर या डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आप डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, जिसको देख के समझना आसान है। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल ओवरऑल क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस अप जा रही है। जैसे कि आपके पास ईयर 1 से लेके 5 तक का डाटा मौजूद है, आपके पास उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, और देख सकते हैं कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये शो कर रही है कि आपका डाटा एक ए शेप है, जिसमें इंक्रीज आ रहा है और बाद में डिक्रीज आ रहा है। कॉमन साइज एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि कॉमन साइज एनालिसिस में जैसे हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा था, कि आप एक बेस सेलेक्ट करते हैं और उस बेस की निस्बत आप तमाम चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे बैलेंस शीट में आप टोटल एसेट्स को बेस बना लेते हैं और बाकी तमाम आइटम्स को उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फाइनेंस जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है उसमें टोटल रेवेन्यू या सेल्स को बेस बनाते हैं, और बाकी तमाम के तमाम आइटम्स को आप क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इंडेक्स एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग फाइनेंशियल डाटा ओवर मल्टीपल पीरियड्स यूजिंग अ सिलेक्टेड बेस पीरियड, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। करंट पीरियड अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट इनटू 100, तो पिछले 2020 की निस्बत 2024 में लेट्स सपोज कितना सेल्स में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें बेस ईयर क्या है आपका 20 और करंट पीरियड क्या है 24। जैसे यहाँ पे 2 लाख आपकी साल 1 में थी, ईयर 1 में थी सेल्स, और ईयर 3 में आपके पास 2,80,000 है, तो उसकी निस्बत देखें तो 140% का आंसर आ रहा है, मतलब 40% आपकी सेल्स ज्यादा हुई हैं एज कम्पेयर टू ईयर 1। तो आप देख सकते हैं कि फर्क कितना है, 80,000 का। 80,000 2 लाख का 40% ही बनता है। जी डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में चंद एक फार्मूले थे जो हमने देखे हैं, उन फार्मूलों को आप याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें। फार्मूले बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे उसमें से, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपने बात की थी, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे कि ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके जो भी बचता है उसको ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, थैंक यू वेरी मच।